लेट अस नाउ टॉक अबाउट द न्यूक्लियर रिएक्शन। तो ये प्रोसेस होता है जहाँ पर एक पर्टिकुलर न्यूक्लियाई को हम किसी एनर्जेटिक मटेरियल से बम्बार्ड कराते हैं एंड एक केमिकल रिएक्शन होता है और उसके बाद हमें जो न्यू न्यूक्लियाई मिलता है वो डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल होगा। यानी कि ये जो वाई न्यूक्लियस हमें मिला, एक्स था ओरिजिनल वन, उसको आपने ए मटेरियल से पार्टिकल से बम्बार्ड कराया, रिजल्टेंट मिला वाई, और बी एक कुछ पार्टिकल्स रिलीज हुए इन द प्रोसेस, और क्यू थी एनर्जी एब्जॉर्ब्ड या एनर्जी रिलीज्ड। अगर एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है तो प्रोसेस कैसा है, एंडोथर्मिक है। अगर एनर्जी रिलीज हो रही है तो फिर कैसा है, एक्सोथर्मिक है। और कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुई है, कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब हुई, वो हम निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दिस एनर्जी मास रिलेशनशिप। हम ये कह सकते हैं कि जितना डिफेक्ट ऑफ मास आ रहा था वो मास कहाँ गया, वो मास कन्वर्ट हो गया इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो ये प्रोसेस है। अब इसी प्रोसेस के अंदर दो कैटेगरीज आती हैं मेनली, न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। तो स्प्लिटिंग ऑफ ए हैवी इनटू टू डॉटर न्यूक्लियाई एंड रिलीजिंग ए ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी, दैट इज न्यूक्लियर फिजन। अगर हम कह रहे हैं कि स्प्लिट कर रहा है हैवी न्यूक्लियाई इनटू टू डॉटर वन, तो फिर वो कहलाता है फिशन। और अगर हम कहें कि टू न्यूक्लियाई जो है वो एड अप हो गए हैं टू मेक अ लार्ज वन, वो कहलाता है फ्यूजन। अब यहाँ पर भी हम इसे एक रिप्रोडक्शन फैक्टर से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं, के बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रॉन एंड रेट ऑफ लॉस ऑफ न्यूट्रॉन। अब किसी भी रिएक्शन की बात करें, न्यूक्लियर चेन रिएक्शन की बात करें, तो वो किस बात पे डिपेंड करता है कि जब भी आपका हैवी न्यूक्लियाई ब्रेक होके, बिगर न्यूक्लियाई था, स्प्लिट होके टू डॉटर न्यूक्लियाई में आएगा, तो वो अपने साथ कुछ इलेक्ट्रॉन्स इमिट करेगा, न्यूट्रॉन्स इमिट करेगा, स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स। वैसे तो फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स ही इमिट होते हैं मेजोरिटी पार्ट में, उनको बाद में मॉडरेट करके स्लो किया जाता है। सो कुछ न्यूट्रॉन्स वो इमिट करेगा। तो अब डिपेंड करेगा कि वो रिप्रोडक्शन कितना है, ये आगे कितना रिएक्शन कंटिन्यू करेगा, ये चेन रिएक्शन कितना सस्टेन्ड रहेगा, या ये चेन रिएक्शन सब क्रिटिकल प्रोसेस में चल रहा है या बहुत फास्ट चल रहा है। ये डिपेंड करेगा कि कितने तो रिलीज़ हुए, कितने प्रोड्यूस हुए न्यूट्रॉन, और उसमें से हमने कितने न्यूट्रॉन्स को वेस्ट कर दिया और कितने आगे फर्दर न्यूक्लियर रिएक्शन करा पाए। तो इसी फैक्टर को, इसी रेशियो को हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन फैक्टर। रिप्रोडक्शन फैक्टर ये बता रहा है कि कितने न्यूट्रॉन एक फिशन से प्रोड्यूस हुए थे, उसमें से कितने वेस्ट चले गए, तो रिमेनिंग वन विल बी कंट्रीब्यूटिंग टू द न्यूक्लियर प्रोसेस। तो इस रेशियो को बोलते हैं हम के। To make you understand the nuclear chain reaction, so let me consider a figure. सबसे पहले यूरेनियम 235 अगर हम ले लें और उसको आपने एक न्यूट्रॉन से हिट कराया, स्लो मूविंग न्यूट्रॉन से हिट कराया, तो द प्रोसेस सेज कि इट विल बी कन्वर्टेड इनटू टू डॉटर न्यूक्लियाई। तो ये टू डॉटर न्यूक्लियाई में ब्रेक हो जाएगा। अलॉन्ग विद दैट देयर विल बी इमिशन ऑफ सम स्लो न्यूट्रॉन ऑल्सो। एक्चुअल में कहते हैं कि आफ्टर एवरी इंसिडेंट न्यूट्रॉन जब ब्रेक होके दो डॉटर न्यूक्लियाई बनते हैं तो तीन न्यूट्रॉन्स जो हैं, स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स, वो रिलीज़ होते हैं, लेकिन इनका एवरेज रहता है 2.5। तो 2.5 न्यूट्रॉन रिलीज़ होते हैं, हर बार तीन नहीं रिलीज़ होते। तो जो दो न्यूट्रॉन रिलीज़ होंगे वो क्या कराएंगे, वो अब आगे फर्दर जो है फिर से दो न्यूट्रॉन से कोलाइड करेंगे, जो भी दो डॉटर न्यूक्लियाई बने या जो भी अलग यूरेनियम एटम होगा उनसे फिर से कोलाइड करेंगे और फिर से एक चेन रिएक्शन बनता चला जाएगा। तो हम कहेंगे ये जो दो न्यूट्रॉन्स थे, ये दो तो डॉटर न्यूक्लियाई बन गए, लेकिन ये दोनों न्यूट्रॉन्स जो अगला जो यूरेनियम था उनसे जाके ये हिट करते हैं, एंड देन अगेन क्या होगा, फिर से फर्दर तीन निकले। तो अब ये तीन क्या करेंगे, सपोज़ हम एन तीनों, तो ये फिर यूरेनियम पे ब्रेक करेंगे, तो फिर से यहाँ से तीन निकले इसके, एंड देन हर एक पार्टिकल से जो है, हर एक यूरेनियम न्यूक्लियस से तीन तीन न्यूट्रॉन्स जो हैं एमिट होते जाएंगे। अगर ये सारे के सारे न्यूट्रॉन्स इन्वॉल्व हो जाएं न्यूक्लियर फिशन कराने में, तो ये फिशन रिएक्शन कैसा होगा, अनकंट्रोल्ड। क्योंकि अब प्रोड्यूस तो हमने तो एक से इंसिडेंट कराया, लेकिन वो तीन इन्वॉल्व हो गए, तीन प्रोड्यूस हुए और वो तीन फर्दर तीन और यूरेनियम्स को ब्रेक करा देंगे, वो तीन से फिर तीन प्रोड्यूस होते हैं। एवरी टाइम पहले 3 थे, फिर उसके बाद 9 आ गए, फिर उसके बाद और आगे यानी कि 6 आ गए। मैंने तीसरा और लगा लूँ यहाँ पर, तो तीसरा न्यूट्रॉन भी था, तो वो 3 से 9 आ गए, एंड देन और आगे ये नंबर बढ़ता चला जाएगा और ये चेन रिएक्शन क्या होगा, इंक्रीज होता चला जाएगा। तो ये कहलाता है अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। यहाँ क्या हुआ, जितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हुए, हर न्यूक्लियर फिशन के बाद
3 स्लो मूविंग न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं। वैसे तो फास्ट मूविंग होते हैं, लेकिन हम उन्हें मॉडरेट करा के न्यूक्लियर रिएक्टर में हम उन्हें मॉडरेट कराने के बाद हम उन्हें स्लो में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये जो के रिप्रेजेंट कर रहा है, ये उसी रिप्रोडक्शन फैक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर तो आपका सारे न्यूट्रॉन्स इन्वॉल्व नहीं है और एक 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 स्टार्ट हुआ न्यूक्लियर फिशन, एक बार हो गया, तो उसमें से जो न्यूट्रॉन इमिट हुए हैं वो सारे के सारे न्यूक्लियर फिशन में इन्वॉल्व नहीं होंगे। रादर क्या होगा, उसमें से कुछ न्यूट्रॉन्स एब्जॉर्ब हो जाएंगे या फिर एक ही न्यूट्रॉन बचेगा जो फर्दर फिशन कराएगा। और इस तरीके के रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल चेन रिएक्शन। यानी यहाँ पर आपको एक सस्टेन्ड चेन रिएक्शन मिलेगा कि यहाँ पर रिप्रोडक्शन फैक्टर वो कितना हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा और कंटिन्यूसली सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी उस रिएक्टर से आपको मिल रही है, और ये कहलाता है क्रिटिकल रिएक्शन। अगर हम कहते हैं कि k इज़ ग्रेटर देन 1 है, तो इसका मतलब रिएक्शन कैसा है, सुपर क्रिटिकल है। या फिर हम ये कह सकते हैं जैसे कि रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द न्यूट्रॉन ज़्यादा है, ज़्यादा न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, यानी हर फिशन के बाद 3 न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं और एब्जॉर्ब हो नहीं रहे, तो वो सारे न्यूट्रॉन्स क्या कराएंगे, वो फिर फिशन कराएंगे, और ये प्रोसेस कहलाएगा सुपर क्रिटिकल। यानी कि ये अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन की फॉर्म में चला गया, तो ये एटम बम की फॉर्म में हो गया। देन अब ये हो सकता है कि आपकी प्रोडक्शन कम है और जितने हैं वो लॉस्ट ज़्यादा हो रहे हैं, तो ये कहलाएगा सब क्रिटिकल। और कुछ देर के बाद क्या होगा, तब जब सारे न्यूट्रॉन्स आप एब्जॉर्ब कर लोगे या उनका नंबर कम जा रहा है, फ्रैक्शन कम जा रहा है, तो फिर जो है रिएक्शन जो है कंट्रोल्ड नहीं रहेगा, रादर क्या होगा, सब क्रिटिकल हो जाएगा और ये थोड़ी देर के बाद प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा। नाउ टू अंडरस्टैंड न्यूक्लियर रिएक्टर, मैंने यहाँ पर एक ये छोटा डायग्राम बनाकर रेडी रखा है जिसमें क्या रोल है डिफरेंट पार्ट्स का, वो यहीं पर हम समझेंगे और उनकी लेबलिंग भी करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इस रेक्टेंगुलर चैम्बर से। इस रेक्टेंगुलर चैम्बर को हम फिशन रिएक्टर चैम्बर भी बोलते हैं या फिर हम इसे रिएक्टर शील्ड भी बोल सकते हैं। होता क्या है कि ये एक तरीके से एक बहुत ही थिक कंक्रीट का बना हुआ चैम्बर होता है, जो मैंने ब्लू कलर से इसको कवरिंग कर दी है। और इसका रोल क्या है कि कोई भी रेडिएशन, हार्मफुल गामा रेडिएशंस जो इस यहाँ पर जनरेट हो रही हैं इस न्यूक्लियर रिएक्शन के दौरान, वो हार्मफुल रेडिएशंस जो हैं वो चैम्बर से बाहर ना आ सके, तो हम इसके 2 नाम बोलते हैं। मैं यहाँ दोनों लिख देती हूँ। वन इज़ फिशन चैम्बर, या फिर हम इसे बोलते हैं रिएक्टर चैम्बर, रिएक्टर शील्ड भी बोल सकते हैं, रिएक्टर चैम्बर या शील्ड या फिर फिशन चैम्बर। सो नाउ अब सेकंड आता है, दैट इज़ दी फ्यूल रॉड्स, और यहाँ इनको भी मैं हाईलाइट कर देती हूँ। दीज आर दी फ्यूल रॉड्स। फ्यूल किसका बना होता है, यूरेनियम 235 का होता है, थोरियम का होता है, प्लेटोनियम का होता है। तो 3 तरह के फ्यूल मटेरियल हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। उनकी हम रॉड्स बनाते हैं, रॉड शेप में, रेक्टेंगुलर शेप में या रॉड्स फॉर्म में हम उनको इम्प्लांट कर देते हैं इसके बीच में, रिएक्टर के बीच में। एंड देन वी नीड अनदर लिक्विड फॉर्म जिसको हम बोलते हैं मॉडरेटर। तो यहाँ हमें मॉडरेटर भी चाहिए, फ्यूल रॉड्स भी चाहिए, एंड थर्ड इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं कंट्रोल रॉड। तो पहले क्योंकि मैं फ्यूल रॉड्स की बात करें तो लेट मी कॉल दिस, ये रॉड जो ऑरेंज कलर से हाईलाइट हुई हैं इनको कहते हैं हम फ्यूल रॉड्स। और ये यूरेनियम, मोस्टली यूरेनियम 235 की बनी हुई होती हैं। थोरियम भी यूज़ होता है, प्लेटोनियम भी यूज़ हो सकता है इसके अंदर, वो मैं अलग से जब इनको डिटेल में एक बार मैं नीचे एक्सप्लेन करूँगी, मैंने हर एक को लिखा है तो वो मैं वहाँ पर उनको नेम दे दूँगी। एंड देन लास्ट पार्ट आता है इसका, मॉडरेटर की भी बात हम करते हैं, लास्ट पार्ट आता है ये कंट्रोल रॉड्स। तो इनको भी मैंने हाईलाइट कर दिया है। तो दीज आर कॉल्ड एज कंट्रोल रॉड्स, यहाँ लिख देते हैं हम। सो दीज आर दी कंट्रोल रॉड्स। सो यहाँ हमारे पास डिफरेंट पार्ट्स हो गए हैं। अच्छा, इसका मैंने नाम नहीं दिया, यहाँ पर भी हम इसको देते हैं नाम। दिस इज कॉल्ड एज मॉडरेटर। मॉडरेटर, इनके सबके कौन कौन किसका क्या काम है और क्या रोल है वो हमें सब बात करनी है। पहले लेबलिंग कर दें तो यहाँ पर लगे होते हैं कुछ पंप्स लगा दिए हमने। एंड देन इसमें जो फील्ड है, इस पाइप में भी एक लिक्विड फील्ड होता है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कूलेंट। इसको हम कूलेंट बोलते हैं। इसका मेन फंक्शन ही क्या है कि यहाँ से हीट लेना और फिर वापस जो लिक्विड जो है वो कूल डाउन होने के बाद वापस वो कूलेंट जो है फिर से इस हीट चैम्बर में या फिर फिशन चैम्बर में भेज दिया जाता है। तो यहाँ क्या फील्ड है वो हमने यहाँ पे कूलेंट फील्ड करके रखा हुआ है।
ठीक है। तो दिस इज़ द कूलेंट बोथ साइड, क्योंकि ये एक ही ट्यूब है जो दोनों तरफ लिक्विड जो है पूरा इसमें रिवॉल्व अराउंड कर रहा होता है, मतलब हम इसको रोटेट करा के इसी से लेते हैं और इसी को अंदर अंदर जो चैम्बर में हीट ले लेते हैं एक तरफ से और वापस पंप अप करते हैं। फंक्शन ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर की हम डिटेल में बात करेंगे, बट फर्स्ट मैं यहाँ मेनली एक्सप्लेन कर रही हूँ अभी पार्ट्स क्या हैं। सो इस पार्ट का भी बात करते हैं हम। ये एक चैम्बर दिखाई दे रहा है, इसको कहते हैं हम हीट एक्सचेंजर। यहाँ जो हमने लगाए होते हैं, यहाँ मैंने बनाए नहीं, दिस इज़ द टरबाइन। और ये टरबाइन किससे कनेक्टेड होते हैं? यहाँ आपके जनरेटर से कनेक्टेड होते हैं। ये जनरेटर है, इलेक्ट्रिसिटी जहाँ जनरेट हो रही है, और यहाँ टरबाइंस लगे हुए हैं। तो हम छोटी छोटी प्लेट्स दिखा देते हैं बस। तो ये टरबाइंस दिखा दिए हमने, एंड देन उसके बाद एक और चैम्बर बना हुआ है। इस चैम्बर का भी नाम है कंडेंसर बोलते हैं इसको। दिस इज कॉल्ड कंडेंसर। इस कंडेंसर में भी हम एक तरफ से हॉट और एक तरफ से कोल्ड जो वाटर है वो इसमें प्रोवाइड करा देते हैं, सो दैट कि टेम्परेचर को वेरी कराया जा सके। जो हॉट स्टीम है, अभी वो वर्किंग में सब कुछ आ जाएगा, और यहाँ से हम हॉट वाटर ट्रांसफ़र करा देते हैं। ठीक है, यह इसको भी हम यहाँ पर बोल सकते हैं, ये दिस इज़ ऑल्सो पंप। अब हम बात करेंगे कि हर एक का रोल क्या है। तो डिफरेंट पार्ट्स हमने डिस्कस किए। सबसे पहले बात करते हैं कंट्रोल रॉड्स की या इस पूरे चैम्बर की। तो हमने बताया कि फिशन चैम्बर जो है, सबसे पहले उसकी बात करते हैं। तो फिशन चैम्बर किस लिए प्रोवाइड किया जाता है, या एक रिएक्टर शील्डिंग किस लिए प्रोवाइड की जाती है? क्योंकि जो यूरेनियम या फिर थोरियम या प्लूटोनियम जो भी आप न्यूक्लियर मटेरियल इसमें यूज़ कर रहे हो, उसके फिशन से ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होती है। इतने लार्ज अमाउंट में हीट रिलीज़ होती है, और उसमें हार्मफुल गामा रेडिएशंस होती हैं जो हार्मफुल हैं ही। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम फिशन चैम्बर की। फिशन चैम्बर का रोल क्या है? हमें पता है कि जब न्यूक्लियर फिशन होता है तो उससे बहुत सारी हार्मफुल रेडिएशन यानी गामा रेडिएशंस इमिट होती हैं, और इन्हीं हार्मफुल रेडिएशन से बचाने के लिए हम इसमें बहुत ही हैवी कंक्रीट का एक रिएक्टर शील्डिंग दे देते हैं। बहुत कंक्रीट वॉल्स से बना होता है ये, ताकि कोई भी रेडिएशन जो है इनसाइड से आउटसाइड एटमॉस्फेयर में रिलीज़ ना हो। तो ये तो रोल हो गया रिएक्टर शील्ड का या फिर फिशन चैम्बर का। अब इसके अंदर हमने प्रोवाइड किए हैं फ्यूल रॉड्स। फ्यूल रॉड्स के मटेरियल मैंने यूरेनियम बताया, और यहाँ मैं अब लिख भी देती हूँ नीचे कि जो फ्यूल रॉड है 3 डिफरेंट तरीके की, यूरेनियम 235 आप यूज़ कर सकते हो, थोरियम 232 यूज़ कर सकते हैं, प्लूटोनियम भी यूज़ कर सकते हैं 239। ये तीनों ही रेडियो एक्टिव मटीरियल हैं, और इन तीनों में से किसी को भी एज अ फ्यूल रॉड हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। जनरली हम यूरेनियम 235 को यूज़ करते हैं। एक और भी यूरेनियम का ऑप्शन होता है कि 238, उसे हम यूज़ नहीं करते। एक तो रीज़न ये भी होता है, वैसे वो वाइवा क्वेश्चन में भी आएगा, बट रीज़न ये भी होता है कि 238 जो है वो फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन से फिशन होता है उसका, और फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, उनको लेस टाइम मिलता है टू इंट्रैक्ट, इसलिए वो सस्टेनेबल फिशन नहीं दे पाता यूरेनियम 238। तो हम यहाँ पर 235 यूज़ करते हैं, जिसका फिशन हम कराते हैं स्लो मूविंग न्यूट्रॉन से। तो ये स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स जो है काफ़ी टाइम मिलता है इनको, स्लो स्पीड में होते हैं, और ये काफ़ी देर तक इंट्रैक्ट कर पाते हैं विद यूरेनियम 235, और अच्छे से फिशन हो पाता है। सस्टेनेबल फिशन जो है इनका करवाने में न्यूट्रॉन, स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स का ही रोल होता है। अब यहाँ से ऐसा एक्सप्लेन कि चेन रिएक्शन में क्या होता है कि जब एक यूरेनियम ब्रेक होता है या उसके डॉटर न्यूक्लियाई प्रोड्यूस होंगे, तो उस वक्त 3 न्यूट्रॉन्स भी साथ में निकलते हैं, और वो 3 न्यूट्रॉन्स कैसे होते हैं? फास्ट मूविंग होते हैं। लेकिन उन फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स को हम फर्दर फिशन कराने के लिए यूज़ नहीं कर पाते। उन्हें वो फॉर्म देने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उन्हें स्लो डाउन कराना पड़ेगा, और स्लो डाउन कराने का काम कौन करा रहा है? मॉडरेटर करा रहा है। तो मॉडरेटर का मेन फंक्शन क्या होता है? ये फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स को स्लो डाउन करा देता है। तो हम मॉडरेटर किस किस मटेरियल को यूज़ कर पाते हैं? एक हम कहते हैं हैवी वाटर को, ग्रेफाइट को, या फिर बेरिलियम ऑक्साइड को। ये डिफरेंट मटेरियल्स हैं जो एज अ मॉडरेटर हम यूज़ कर सकते हैं। मोस्टली हैवी वाटर ही यूज़ होता है, ग्रेफाइट और बेरिलियम लेस यूज़ होते हैं, और इसका रीज़न क्या है कि ये इन फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स को स्टॉप करा देगा, मतलब स्टॉप नहीं, मतलब उनकी स्पीड को कम करा देगा। और स्पीड कैसे कम करा रहा है? क्योंकि इसमें कोलिजन होगा फिर प्रोटॉन्स के साथ, और जितना भी कोलिजन हो रहा है तो उनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो हीट में तो फॉर्म चेंज हो ही रही है, लेकिन उनकी स्पीड भी रिड्यूस हो रही है। उस कोलिजन की वजह से उनकी जो एवरेज स्पीड है वो रिड्यूस हो जाती है,
और ये जब स्लो मूविंग न्यूट्रॉन जब आगे फर्दर किसी यूरेनियम को ब्रेक कराने में अब कैपेबल हैं, फास्ट मूविंग नहीं करा पा रहे थे बट स्लो मूविंग अब करा पाएंगे। अब उन स्लो मूविंग जो न्यूट्रॉन्स थे, मतलब पहला फिशन हुआ तो 3 न्यूट्रॉन्स रिलीज हुए, लेकिन ये तीनों ही अगर फिशन कराते हैं तो ये फिशन रिएक्शन क्या हो जाएगा, अनकंट्रोल हो जाएगा, ये फिर अपनी क्रिटिकल स्टेज को क्रॉस कर जाएगा और ये सुपर क्रिटिकल हो जाएगा। तो हमें ऐसा फिशन रिएक्शन नहीं चाहिए, हमें कंट्रोल्ड फिशन रिएक्शन चाहिए। और उसके लिए हम क्या करें, लिमिट कर दें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो थे, यानी न्यूट्रॉन जो एक न्यूट्रॉन ने फिशन रिएक्शन पहला कराया, अगर दूसरे फिशन रिएक्शन से में भी एक ही न्यूट्रॉन मिले तो उसी सेम अमाउंट की एनर्जी हमें हर बार मिलती रहेगी, और इस तरीके का फिशन रिएक्शन क्या कहलाएगा, कंट्रोल्ड फिशन रिएक्शन या फिर क्रिटिकल फिशन रिएक्शन कहलाएगा। उसके लिए हम यूज़ करते हैं कंट्रोल रॉड। तो अब कंट्रोल रॉड क्या करती हैं, ये एब्जॉर्ब कर लेती हैं उन स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स को अपने अंदर, और एब्जॉर्ब करने का रीज़न भी क्या है, इनके पास काफ़ी अच्छा क्रॉस सेक्शन माना जाता है कि जो मटेरियल हम इसमें यूज़ करते हैं, वो मटेरियल भी मैं नाम लिखती हूँ यहाँ पे। कंट्रोल रॉड्स जो हम यूज़ करते हैं वो होती हैं कैडमियम और बोरोन की। और इन दोनों को ही क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि इनके पास एक अच्छा क्रॉस सेक्शन होता है फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द न्यूट्रॉन, तो ये इजीली न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर पाते हैं। तो अब प्रोसेस क्या हुआ कि पहले एक अल्फ़ा पार्टिकल लिया, पूरा वर्किंग का एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं अब, कि पहले एक अल्फ़ा पार्टिकल के ऊपर हमने इंसिडेंट कराया, यानी अल्फ़ा पार्टिकल का एक्शन करा दिया प्लूटोनियम पे या बेरियम पे या जो भी मटेरियल आपने लिया, सो दैट कि एक न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हो जाए। अब वो न्यूट्रॉन जो था वो फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन था, उसको स्लो डाउन कराया गया विद द हेल्प ऑफ मॉडरेटर, वो हिट करेगा फ्यूल रॉड से फिशन होगा, और वहाँ से जो 3 न्यूट्रॉन फर्दर रिलीज हुए उनमें से 2 एब्जॉर्ब कर लेगी कंट्रोल रॉड, और एक न्यूट्रॉन जो है वो फर्दर फिशन कराएगा। इस पूरे प्रोसेस में ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होगी, गामा रेडिएशंस रिलीज होगी। अब इसका टेम्परेचर बहुत एंडलेस इंक्रीज ना हो और ये ब्लास्ट ना हो, उसके लिए हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, ये पंप अप कर देते हैं हम कूलेंट को। बेसिकली इसमें क्या फील्ड होता है, कूलेंट फील्ड होता है। कूलेंट भी क्या है, हैवी वाटर है, ये भी मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि कूलेंट में भी हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, हैवी वाटर या लिक्विड सोडियम, दोनों ही यूज़ कर सकते हैं। तो हैवी वाटर या फिर लिक्विड सोडियम, ठीक है, हैवी वाटर लिक्विड सोडियम को हम इसमें एज अ कूलेंट यूज़ कर सकते हैं। और ये कूलेंट क्या करता है, इस कूलेंट को हम पंप की हेल्प से सप्लाई कर देते हैं इस रिएक्टर चैम्बर में, या रिएक्टर शील्ड से पास करा के हम इसे फ्यूशन चैम्बर में पहुंचा देते हैं, ताकि वहाँ पर जो कूलेंट था वो हीट ले ले, कहाँ से, चैम्बर से हीट अप ले ले, और जब ये हीट अप हो जाएगा तो वापस वो कूलेंट जो है वापस इस यहाँ पर हीट एक्सचेंजर तक पहुँचा दिया जाता है, यानी कि उस ट्यूब से लेकर वो अमाउंट ऑफ हीट, मतलब हीटेड कूलेंट, पहले तो हमने कूलेंट सप्लाई किया, कोल्ड था, ये इधर लिख देते हैं, यहाँ पे कोल्ड था, एक साइड से कोल्ड ट्रांसफ़र करना है, एक साइड से आपको हॉट मिलेगा। तो हमारे पास हॉट कूलेंट हमारे पास आ गया बाहर, हीट ले लिया उसने, कहाँ से, चैम्बर से हीट ले लिया है, रिएक्टर चैम्बर से, और फिर ये हॉट जो कूलेंट था, जब ये यूजिंग द पाइप्स ये एंटर करता है इस हीट एक्सचेंजर में, तो यहाँ पर भी आपने वाटर फिल किया हुआ है। यहाँ जो पाइप्स जब एंटर कर रहे हैं, जब हीटेड कूलेंट जब इस चैम्बर में, हीट एक्सचेंजर चैम्बर में एंटर करता है, तो इतना हाई टेम्परेचर होता है कि यहाँ पर स्टीम बन जाती है उस वाटर की, तो ये स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, और यही स्टीम हम कहाँ फ्लो करवा देते हैं, टुवार्ड्स दी टरबाइन, और ये टरबाइन उस स्टीम की वजह से रोटेट करते हैं। फिर उसके बाद जो बची हुई स्टीम है वो ट्रांसफ़र हो जाती है फिर इस कंडेंसर के अंदर, और यहाँ कंडेंसर में भी हम क्या कर रहे हैं, बाहर से कोल्ड वाटर भेज रहे हैं। वो पानी जो है, जो स्टीम है वो बहुत गर्म थी, टरबाइन तो रोटेट कराया, लेकिन उसने इस पानी को भी गर्म कर दिया, तो हॉट वाटर को हम बाहर निकाल लेते हैं और कंटिन्यूसली कोल्ड वाटर इसमें सप्लाई करते रहते हैं, सो दैट कि जो स्टीम आई है वो कंडेंस हो जाए, और वो स्टीम वापस जब पानी में कन्वर्ट हो जाएगी, ठंडे पानी में कन्वर्ट हो जाएगी, तो उसको वापस हम इस हीट एक्सचेंजर चैम्बर में पहुंचा देंगे। यहाँ वाली जो हीट जनरेट हो रही थी वो स्टीम में कन्वर्ट हो रही थी, और वो वाटर को स्टीम में कन्वर्ट कर रही थी, एंड वही स्टीम आपका टरबाइन रोटेट कर रहा था। टरबाइन जब रोटेट हुए तो क्या मिला हमें, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई। तो पूरा मैकेनिज्म जो है या पूरा वर्किंग जो है वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अब यहाँ पर रिएक्टर शील्डिंग, अच्छा मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, लास्ट पॉइंट मेरा यही रह गया था कि हम जो शील्डिंग प्रोवाइड कर रहे हैं वो किसकी बनी होती है, ये हार्मफुल रेडिएशंस को प्रोटेक्ट करने के लिए होती है, और ये कॉन्क्रीट की बनी होती है, कॉन्क्रीट वॉल्स होती हैं, ये
थिक कंक्रीट वॉल्स जो हैं वो हम यूज़ करते हैं इसके अंदर टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम दी हार्मफुल गामा रेडिएशंस। सो ये था एक्सप्लेनेशन फॉर ऑल दी न्यूक्लियर रिएक्टर। इसके कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी होंगे कि कंट्रोल रॉड के ऊपर, या जो डिफरेंट कॉन्सेप्चुअल्स हमें मिल सकते हैं वो मैं अभी नेक्स्ट क्लास में भी हम देख सकते हैं। थैंक यू।